हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्वल पे। और आज हम बात करेंगे एक अलग रोग के बारे में जिसका नाम है गिल्टी रोग यानी कि एंथ्रेक्स, जो आपको पशु में देखने को मिलेगा। और सबसे पहले हम बात करेंगे इस रोग के परिचय के बारे में, उसके बाद में बात करेंगे लक्षण के बारे में, और उसके बारे में बात करेंगे इसके उपचार या इससे छुटकारा कैसे पाएं या इससे कैसे बचे या सावधानियाँ। फिर थोड़ी सी मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी ना लेके मैं भी शुरुआत करता हूँ अपने वीडियो की। ये एंथ्रेक्स जो रोग है वो क्या है, कौन से जीवाणु की वजह से होता है, इसका परिचय बताता हूँ आपको। एंथ्रेक्स रोग एक वेसिलस एंथ्रेक्स नाम के जीवाणु की वजह से होता है, जो 2 से 3 जीवाणु का एक समूह होता है और जो ब्लू कलर के दिखते हैं देखने में। अभी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ये एंथ्रेक्स वेसिलस नाम का एक जीवाणु है जिसकी वजह से ये रोग होता है। और ये है ना नॉर्मल टेम्परेचर में सरवाइव कर जाता है, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो और भी ज़्यादा सरवाइव करता है। ये बनता है रोग पशु के बाहरी इससे पशु का जो बाहरी शरीर है उस पर भी और अंदर भी। जब नॉर्मल टेम्परेचर पे ये सरवाइव कर जाता है और ऑक्सीजन की उपस्थिति जहाँ पे होती है तो और भी ज़्यादा ये जो एक बैक्टीरिया है ये बनते हैं। तो ये अगर हम सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये जो जीवाणु है ये ब्लू कलर का दिखेगा आपको, नीले रंग का। और इसका समूह ये 2 से 3 जीवाणुओं का समूह ब्लू कलर का आपको देखने को मिलेगा। और जिससे कि आपको ये ज्ञात होगा, ये पता चलेगा कि ये एंथ्रेक्स के जीवाणु हैं। और ये जो जीवाणु होते हैं ये अंडाणु के आकार के होते हैं देखने को आपको। अब अगर आप इसको माइक्रोस्कोप में देखोगे तो ये अंडाणु के आकार के होते हैं। और ये जो जीवाणु है ये नॉर्मल टेम्परेचर में सर्वाइव कर जाते हैं, जैसे अभी मैं बार बार बता रहा हूँ। नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है उसमें ये सर्वाइव कर जाते हैं। और जब ब्लड बाहर आता है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये जीवाणु जो है और भी ज़्यादा फैलने लगते हैं, ब्लड के साथ बाहर आ जाते हैं बॉडी से। और जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है तो ये जीवाणु सर्वाइव करते हैं, यानी कि और भी ज़्यादा पनपने लग जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे लक्षण की। लक्षण क्या है, कैसे पता करेंगे कि हम ये जो एंथ्रेक्स रोग है ये जीवाणु जैसे हम ये तो हमने माइक्रोस्कोप से देख लिया कि ये जीवाणु एंथ्रेक्स का है और ये इसका स्ट्रक्चर है। लेकिन इस लक्षण के बेस पे, लक्षण के आधारित पे हम किस लक्षण के आधारित पे हम ये ज्ञात करेंगे। जो नॉर्मल जमींदार लोग हैं जो घर पे अपने भैंस वगैरह रखते हैं वो माइक्रोस्कोप से नहीं देख पाएंगे। तो हम किस लक्षण के आधार पे ये निर्धारित करेंगे कि एंथ्रेक्स का रोग है। तो इसका पहला लक्षण क्या होगा कि पशु का शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है पशु के शरीर की वो बिल्कुल ही कम हो जाएगी, यानी कि जो पशु का इम्यूनिटी सिस्टम है वो कम हो जाएगा। इम्यून सिस्टम लो हो जाएगा पशु का, बिल्कुल ही बोले तो रोग प्रतिरोधक क्षमता। और उसके बाद में क्या होगा, पशु का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। पशु का टेम्परेचर हो जाएगा 105 डिग्री से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। पशु का टेम्परेचर है वो 105 डिग्री से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाएगा। और जो वर्षा ऋतु है यानी कि जब बारिश आती है तो जो गीलापन हो जाता है तो उस टाइम ये रोग की शुरुआत होती है, यानी कि उस टाइम इस रोग का फैलने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। जब बारिश का सीजन होता है या वर्षा का सीजन हम बोल देते हैं, बारिश का मौसम में एकदम ऑयली ऑयली माहौल हो जाता है, जैसे हम चिड़बड़ा बोल देते हैं उस हिसाब से। और गीला जैसे माहौल हो गया, उस माहौल में ये जो है जो एंथ्रेक्स रोग है ये फैलने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। शरीर की जो मांसपेशियां हैं, जो पशु के शरीर की जो मांसपेशियां हैं, जो मसल्स है उसमें ना वो मांसपेशियां कांपने लगती है। मांसपेशियां में ट्रम्बलिंग होने लगती है, मांसपेशियां कांपने लगती है, सांस लेने में भी कठिनाई होने लगती है। और क्या क्या देखने को मिलेगा आपको, सांस लेने में कठिनाई होगी, मांसपेशियां कांपने लगी,
और पशु का जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया, रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो जो है वो कमजोर होगी। और जो पशु है ना एग्रेसिव होएगा। जब ये रोग होएगा, इस रोग की शुरुआत होगी तो पशु है ना एकदम से एग्रेसिव हो जाएगा। एग्रेसिव बोले तो उत्तेजित हो जाएगा। और बाद में है एकदम से सुस्त पड़ जाएगा। जैसे ही पशु के ऊपर ये रोग हावी हो जाएगा, उसकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो कमजोर हो जाएगा, तो पशु बाद में फिर सुस्त, लेस एक्टिव हो जाएगा, फिर एकदम से सुस्त हो जाएगा पशु। तो ये सब जो है ना इसके लक्षण है। और इस जो पशु है फिर उसके बाद में क्या है, खाना पीना भी कम कर देगा। जैसे ये रोग हो गया तो पशु में, जैसे ये बीमारी हो गई, सुस्त हो गया पशु, तो फिर वो खाना पीना कम कर देगा। स्टेनिंग बंद कर देगा। जो जुगाली है, जुगाली करना बंद कर देगा पशु। और जो पशु प्रेग्नेंट है यानी कि ज्ञावीण है, गर्भित है, उसका गर्भपात हो जाएगा, यानी कि उसका अबॉर्शन हो जाएगा। तो ये सब इसके लक्षण थे। ये जो एंथ्रेक्स जो रोग है, ये जो गिल्टी रोग है, ये इसके लक्षण थे। पशु का इसमें है ना दूध भी घट जाता है। जो पशु दूध दे रहा है, जो दूध पे है पशु, उसका दूध घट घट जाता है। और जब पशु डेथ के करीब आता है, जब मौत के करीब आता है, जब ये रोग पशु पे हावी हो जाता है, और जब पशु डेथ के करीब आता है या डेथ हो जाती है पशु में, तो पशु के मुंह से, नाक से और रेक्टम से, रेक्टम यानी कि गुदा द्वार, मतलब इन जहां से पशु सांस लेता है, खाता है, और रेक्टम जहां से गोबर करता है, वहां से काला, ब्लैक ब्लड यानी काला रक्त बाहर आएगा पशु का। और नाक और मुंह से झाग आ जाएंगे बाहर। तो इन ये सब लक्षण है। इन सभी लक्षणों से हम ये निर्धारित कर सकते हैं कि ये जो केस है पशु में, ये एंथ्रेक्स का केस है। अब हम बात करेंगे इसके बचाव व रोकथाम की। बचाव व रोकथाम में हमसे जो बन सकता है बिना मेडिकल ट्रीटमेंट के, जो हम अपने घर पे हम खुद से कर सकते हैं, खुद की, बिना किसी की सहायता से, अपने खुद की नॉलेज से, तो हमें वो सब करना चाहिए। और थोड़ा सा एडवांस से बताऊं तो हमें तो पशु में एंथ्रेक्स स्पोर का टीका लगवाना चाहिए। एक एनिमल सब कट, ये टीका हमें पशु में लगवाना चाहिए। लेकिन ये टीका जो पशु गर्भित है, जो गाभिन है, जो प्रेग्नेंट है, उनमें नहीं लगवाना चाहिए। क्योंकि ये टीका लगवाने के बाद में, इंजेक्शन लगवाने के बाद में पशु का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। और जब पशु ये टीका लगाते हैं तो पशु में किसी भी टाइप की एंटीबायोटिक नहीं देनी चाहिए हमें। कोई भी एंटीबायोटिक हम पशु में नहीं देंगे, क्योंकि एंटीबायोटिक जो देते हैं वो पशु के जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसमें ना बाधक बन जाती है। तो फिर ये जो एंथ्रेक्स स्पोर का जो टीका है वो प्रॉपरली जो रिजल्ट नहीं दे पाएगा, या फिर पशु का जो इम्यूनिटी सिस्टम है और भी ज़्यादा बिगड़ जाएगा, और पशु की जो हालत है ठीक होने के बजाय और भी ज़्यादा खराब हो जाएगी। और हमें क्या करना चाहिए, अगर कोई पशु मर जाता है इस बीमारी से, अगर किसी पशु की डेथ हो गई है, तो उसका शरीर विच्छेदन नहीं करना चाहिए, यानी कि पोस्टमार्टम नहीं करना चाहिए जांच के लिए कहीं भी किसी भी प्रयोगशाला में। क्योंकि जब पोस्टमार्टम करेंगे तो वो बैक्टीरिया शरीर के बाहर भी होता है और शरीर के अंदर भी। और जैसे कि मैंने बताया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यानी कि जहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है वहाँ पे वो नॉर्मल से नॉर्मल टेम्परेचर में भी वो जो जीवाणु है वो सर्वाइव कर जाएगा। तो इसलिए वो इंसान को भी और पशु को भी वो जो जीवाणु है दिक्कत देगा या बीमारी को और ज़्यादा बढ़ा देगा। वो इसलिए दोनों के लिए वो जीवाणु खतरा बन सकता है, और वो हवा के साथ फैल भी सकता है। इसलिए हमें पशु के बॉडी के साथ पोस्टमार्टम नहीं करना चाहिए, शरीर विच्छेदन नहीं करना चाहिए। और जो पशुशाला है जहाँ पे पशु बंधा हुआ था घर पे या किसी पशुशाला में, उसको 5% फिनोइल से धोना चाहिए। 5% फिनाइल आता है, उससे उसका छिड़काव करें सभी जगह। और जहाँ जहाँ पे वो पशु खड़ा था, बैठा था, जो मिट्टी थी वहाँ पे सभी, हर जगह पे 5% फिनोइल का छिड़काव करें और उस जगह को धो दें। और जो चारा पशु खा रहा था
जिस जिस चारे के संपर्क में वो पशु था, आसपास चारा पड़ा था, उस चारे को या उस घास फूस को, जो गंदगी है उसको जला देना चाहिए। जो कीचड़ वगैरह है उसको अंदर दबा देना चाहिए मिट्टी के अंदर, या गड्ढा खोद के पशु को और उस कीचड़ को कम से कम 6 फीट गड्ढे के अंदर दबा देना चाहिए। ये सावधानी ये सावधानी हम अपनी तरफ से अपने लेवल पे हम कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम इसके मेडिकल ट्रीटमेंट की। हमें क्या क्या दवाइयाँ देनी चाहिए, क्या कौन सी वो ड्रग्स हैं जो हम दे के वो एंटीबायोटिक्स इस रोग पे निदान पा सकते हैं, या इस रोग से छुटकारा पा सकते हैं। हम अपने पशु को बचा सकते हैं, इस समस्या से समाधान पा सकते हैं। कुछ इंजेक्शन मैंने यहाँ पे पहले से ही लिख दिए हैं, और बाकी इंजेक्शन मैं साथ साथ में लिख दूंगा। ये पेनिसिलिन है, 40 लाख यूनिट यानी कि 40 लाख यूनिट पेनिसिलिन ये हमें देना चाहिए सुबह और शाम पशु को। और स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ये भी हमें देना है सुबह और शाम। और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन हमें देना है पशु में, अगर पशु बड़ा है तो बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, अगर छोटा है तो 10 से 12 और 15, और बड़ा पशु है तो 12 से 15 और 20 ml तक हमें पशु में देना चाहिए। और एंथ्रेक्स एंटीसीरम आता है, हमें पशु में ये एंथ्रेक्स जो एंटीसीरम है ये देना चाहिए, देंगे। उसके बाद में ये सब जो दवाइयाँ है इनसे थोड़ा पशु का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा, तो हमें टेम्परेचर कम करने के लिए कुछ इंजेक्शन है वो देने चाहिए, जैसे मैं अभी यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला है सिप्रोफ्लॉक्सिन। फेवरिफिल इंजेक्शन है जैसे सिप्रोफ्लॉक्सिन, सिप्रोफ्लॉक्सिन देना चाहिए। उसके बाद में डोक्साक्लिन है, और एक इंजेक्शन और बता दूं आपको, एनरोफ्लॉक्सिन, एनरोफ्लॉक्सासिन। ये जो इंजेक्शन मैंने बताए हैं ये सभी इस बीमारी ये इंजेक्शन हम पशु को देके इस बीमारी का जो हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इस बीमारी से हम निजात पा सकते हैं। लेकिन जो भी दवाइयाँ मैंने बताई है, जिस भी वीडियो में मैंने जो भी दवाई बताई है वो आपको डॉक्टर से लेनी है, और डॉक्टर के सलाह से लेनी है। कोई भी इंजेक्शन या कोई भी मेडिसिन खुद से कभी भी ट्राई नहीं करनी है। अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिले और उनसे वो ट्रीटमेंट लें। धन्यवाद।